ये जो पिछली बार मैंने आपको नोट्स दिए थे, पिछली बार मैंने आपको जो नोट्स दिए थे कब दिए थे? हाँ, परसों 25 को। उन नोट्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली मेरे 3-4 मैप्स छूट गए थे, वो मैंने इसके अंदर एड ऑन कर दिए हैं। साथ ही साथ में एक और प्रॉब्लम एरिया है, उस प्रॉब्लम एरिया को खोलिएगा। मैंने निकाला नहीं है यार मेरे लिए, वो वाले मेरे पास नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ आपके लिए निकाला है मैंने। आप सेकेंड लास्ट पेज खोलिएगा मेरा। देखिए, पहला तो जो मिसिंग पार्ट था मैं यहाँ बता देता हूँ, याद रहेगा तुमको। ये जो एक्सटेंट ऑफ एमपी में आपसे बात कर रहा था, कहाँ से कहाँ तक कितना है, तो फर्स्ट पेज एक्सटेंट है, जो मैंने आपसे बोला था कि भिंड के ऑफिशियल पॉइंट पे, ऑफिशियल पेज के ऊपर। सो वो जो नॉर्दर्न लिमिट है हमारी, वो अब आ रही 26 डिग्री 34 मिनट 50 सेकेंड्स नॉर्थ। ये भिंड के ऑफिशियल पेज के ऊपर दी हुई है, तो उससे क्या हो गया, ये सबसे ऊपर हो जाता है। ये यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर। फिर नॉर्दर्न सदर्न सारी बाउंड्रीज दे रखी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी हैं कि ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन सा है। ये फर्स्ट पेज जो एक्स्ट्रा दिया है मैंने, पेज नंबर यहाँ पर 3 है, तो पिछले पेज नंबर 3 में ये 3 आएगा, है ना, क्योंकि नोट्स रिवाइज करें, ये मैं भूल गया था डालना। अब क्या होता है कि सूरज बाबा जो है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में चलते हैं। इस चीज को समझा देता हूं, टेक्निकल है थोड़ा सा। ग्लोब गोल है, वो घूम रहा है, तो एक पॉइंट पे सूरज सर पे होता है, दैट इज 12 बज रहे होते हैं। 12 बजना मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 12 कब बजी, तो जब सूरज सर पे आया, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमारा मूवमेंट होता है सूरज का। हम घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट, सूरज नहीं घूमता हमारे आसपास, ये घूम रहा है ऐसे, तो हमें लगता है कि ईस्ट से निकला। तो एमपी का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस करेस्पॉन्ड करेगा कि सिंगरौली में सूरज कितने बजे उगा है और अलीराजपुर में सूरज कितने बजे उगा है। तो इनके बीच में रफली आधा घंटे का डिफरेंस होता है। तो इट इज बिकॉज कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर, इक्वेटर पर, शब्दों का ध्यान रखना, ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर लॉन्गिट्यूड क्या है, लंबी लाइन है, ठीक है। कितनी लंबी लाइन है पूरी अर्थ के ऊपर? 360, ठीक है, लेकिन 360 डिग्री नंबर नहीं है। 0 से 180 ईस्ट, 0 से 180 वेस्ट। क्यों 180 ईस्ट 180 वेस्ट है? क्योंकि जीएमटी, ग्रीनविच मीन मेरिडियन, लंदन के पास से निकलता है। वहां ऑब्जर्वेटरी थी, वहां से उन्होंने उसको निकाल दिया, तो उसको उन्होंने 0 डिग्री मान लिया लॉन्गिट्यूड। अब इंटरनेशनली वही रिकॉग्निशन है, लेकिन टाइम जोन अलग अलग होती हैं। तो जैसे पैसिफिक टाइम जोन अलग होगा, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जोन अलग होगा, इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही टाइम, हमारे पास कोई जोन्स नहीं है। जब आप नॉर्थ में जाते हो तो डे लाइट सेविंग टाइम चलता है, वहां पे एक्सट्रीम नॉर्थ पहुंच गए, 50 डिग्री 60 डिग्री पे पहुंच गए आप, तो सर्दियों के दिन में दिन बहुत छोटा हो जाता है, तो वर्किंग आवर्स को एडजस्ट किया जाता है कि अब वर्किंग आवर्स आपका इतने बजे से इतने बजे तक है। समर्स के अंदर वो जब दिन बहुत लंबा है, कनाडा के अंदर 7:45 बजे शाम हो रही, सनसेट हो रहा 7:45 बजे, हमसे 2 घंटे कनाडा है। क्यों है? क्योंकि वो ऊपर से फ्लैट होना चालू हो जाता है, तो वहां सनलाइट ज्यादा देर तक रहती है, इस वजह से अलग अलग खेल होते हैं। तो रात भी लंबी होगी, दिन भी लंबा होगा, तो दे शिफ्ट, वी डोंट शिफ्ट, हमारे यहाँ नहीं होता। तो एमपी के अंदर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक सूरज उगने में या सूरज डूबने में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो रफली आधा घंटा मान ले, एग्जैक्ट भी पूछ सकता है। तो लॉन्गिट्यूड सिंगरौली का माइनस लॉन्गिट्यूड अलीराजपुर का, माइनस करो जितना है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में 4 मिनट का फर्क लगता है। कैसे लगता है? 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 360 लेटीट्यूड है, मल्टीप्लाई कर लो, घंटे आ जाएंगे। ओके, तो ये मेरा पहला पेज था जो मिसिंग था। एरिया इसमें डला है 3,08,245। ये सरकारी आंकड़ा है, कई जगहों पर ये वाला सरकारी आंकड़ा मिलता है और कई जगह पे 52 वाला आंकड़ा मिलता है। सो 52 वाला आंकड़ा 7 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड एरिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, जिसको कहते हैं किरार घाटी विवाद। उसकी वजह से अगर हम पूरी किरार घाटी को ले लेते हैं तो 3,08,252 हो जाएगा, अदरवाइज वो, और 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सेंसस 2011 के कैलकुलेशन में 1 किलोमीटर कम है। तो ऐसे अलग अलग जगह आता है। फिर अगला जो मैप है मेरा, दैट इज स्टेट की बाउंड्रीज दी हुई है। यहां पर मैंने डिस्क्लेमर डाला, देयर इज अ कंफ्यूजन ओवर विच बाउंड्री टू कंसीडर लॉन्गेस्ट। सम बुक्स पुट एमपी राजस्थान बॉर्डर लॉन्गेस्ट, अदर पुट एमपी यूपी बॉर्डर एज लॉन्गेस्ट,
ठीक है, एरिया मैंने डाला है यहाँ पर, और यहाँ पुराने नोट्स हैं, अभी वेरीफाई कर लेना कि यूपी ने कोई नई बॉर्डर, नई डिस्ट्रिक्ट किसी आसपास ने नई नहीं बनाई है। यूएमपी की 13, यूपी की 12 बॉर्डर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, ये वाले मैप पर, इस मैप पर, ठीक है, इस मैप के ऊपर सारी डिस्ट्रिक्ट्स प्लॉटेड है। सैंपल का है तो इसके अंदर नॉट टू स्केल वाला काम है। इसमें जैसे छिंदवाड़ा वाली डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन हो गए, वो इसमें नहीं है। ये 2022 की पीपीएम ऑफलाइन क्लास की थी। अगला जो मैप हमारे पास है दैट इज ऑल्सो सैंपल मैप। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेआउट है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन वाला पार्ट है। सो 10 डिस्ट्रिक्ट और सारी डिवीजन, 10 डिवीजन और सारी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है, जिसके अंदर हमेशा नया काम होता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने 3 मेजर बुक्स लिए, मैं बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको एनालाइज करके दे सकता हूं। एमपी के जो 7 फिजिकल डिवीजन है उनके कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट में पंगा क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो मेरा 2008 का जो नोट्स है उसके अंदर थोड़े थोड़े से वेरिएशंस हैं। सो यहाँ पर मैंने ज्ञान संपदा नाम की किताब ली, जिसका पहला एडिशन 2021 में आया था, वो वाला एडिशन को रेफर किया है। ज्ञान संपदा मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य ग्रंथ अकेडमी की है। फिर एक मेरे पास बहुत अच्छी किताब जिसको मैं अच्छा लगता था जब मैं पढ़ता था, परमार साहब की, जबर सिंह परमार की किताब है, नहीं मिलेगी, अरिहंत की, रेयर एडिशन है वो। और फिर एक स्नेहिल त्रिपाठी और सोनाली बंसल की किताब है एमपी की, ये भी मेरे पास शायद 2020 का फर्स्ट या सेकंड या थर्ड एडिशन है इनका। तो इनके वो 7 डिविजन्स, और किसने इसके बारे में कुछ बोला है, तो किसी ने भी सबके बारे में सब कुछ नहीं बोला है, लेकिन ज्ञान संपदा फिर भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट काम है वो मैंने बाद में कंप्लीट किया है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको वेरिएशन मिलेगा कि ये इस किताब में इतना स्क्वायर किलोमीटर, हमने इतना रट लिया, दूसरी किताब हमने रेफर नहीं करी। इसलिए यहां पर अपने दिमाग को इस खांचे में मत डालना कि ये फिक्स्ड है, इट्स नॉट फिक्स्ड। जैसे मैंने एमपी के जो सब लोग वही याद करेंगे 21/6 से 26, लेकिन नहीं 21, हाँ 21/6 से 26 3, हाँ तो अब वो बढ़ गया है, 34 हो गया है। प्लस यहां पर मैंने एएसएल डाले, हर एक रीजन का एएसएल, ये आपका 3 मार्कर बना हुआ। अगर आपसे बोले वो 2 मार्क के अंदर सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स का विस्तार बताइए, एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, ये क्वेश्चन यहां बना हुआ है। बस ये 3 लाइन है, ये कीवर्ड्स हैं। इसके बाद में इसमें एक नक्शा बनेगा, एमपी का नक्शा बनाएंगे, इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, उत्तर में ये, दक्षिण में ये, पूर्व में ये, न्यूज बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो आप बना देंगे तो आपका आंसर उम्मीद करेंगे कि हम अच्छे नंबर मिल जाए। तो ये वाला उसमें मिसिंग था, तो ये पेज नंबर 16 और ये पेज नंबर 17 है। फिर ये एमपी के वो वाले पार्ट है, ये चार्ट फॉर्म में है, जो नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक अलग अलग क्लासिफिकेशन में आए हैं। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं नॉर्थ सेंट्रल अपलैंड्स, ठीक है। अब नॉर्थ सेंट्रल अपलैंड बेसिकली सेंट्रल इंडिया प्लेटो हाईलैंड्स है। इसके अंदर हमारा जो काम होता है सिर्फ एमपी वाला पार्ट है, मिडिल चंबल, लोअर चंबल, सिंध बेसिन, उसके भी हिस्से हैं। तो ये वो कंप्लीट चार्ट है, कंप्लीट ब्रेकअप है कि कितने डिविजन्स आपको पढ़ने हैं और कितने डिवीजन मिनिमम आपके 7 नंबर में तैयार होने चाहिए, ये वो शॉर्टकट है। देवगढ़ अपलैंड कहां है? अपलैंड, कोई बात नहीं, देवगढ़ अपलैंड मिल जाएगी। दूधी बेसिन बघेलखंड का हिस्सा है। अब यहां ये पूरा वैसा ही जमा है, नॉर्थ से साउथ तक, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा। ये हिस्सा ईस्टर्न है पूरा, ये हिस्सा वेस्टर्न है पूरा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर वेस्ट में आया हूं तो सबसे वेस्ट में मुझे मिलेगा निमाड़ के महेश्वर प्लेन और निमाड़ के अपलैंड, और अगर साउथ में चला गया तो राजपीपला और असीरगढ़ का रीजन मिलेगा। फिर इन सबको खोलना, ये सारी चीजें मेंस में 7 मार्क में आ सकती हैं इंडिपेंडेंटली। और ये शॉर्ट में, छोटे में, अगर आपसे वो बोल दे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे बोलता है बुंदेलखंड 2 मार्क, या बुंदेलखंड रीजन, या बुंदेलखंड नेचुरल रीजन, तो ये कम से कम डलना चाहिए कि इतने क्षेत्र हैं, इतना विस्तार है, ये वो। अब वो छोटे में अगर आपसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल छिंदवाड़ा प्लेटो, अब आपको सिर्फ ये चार्ट याद रहा, आपने इसके बाद कभी चार्ट लिखा नहीं, नोट्स पढ़े नहीं, तो छिंदवाड़ा प्लेटो किसका हिस्सा है? इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर ये याद होगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तुम्हें पता होगा।
एरिया न भी पता होगा तो भी कुछ ना कुछ तो ज्ञान दे ही दोगे कि किसका हिस्सा है, ऐसे बन जाता है आंसर। तो ये मिसिंग कंपोनेंट था, पुराने नोट्स के अंदर एडजस्ट करना है पेज नंबर वाइज। अब ये जो नए नोट्स आपको दिए हैं ये बेसिकली स्टडी मटेरियल कहिए, ये नोट्स नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं। और मैं आपको ये गारंटी ले रहा हूं, आप जितनी एमपी की किताबें उठा के देख लेंगे कंटेंट वाइज इससे 21 नहीं होगा। कुछ पार्ट छूटा हुआ मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा कि कई फैक्ट मैंने नहीं डाले क्योंकि फैक्ट दूसरी क्लास में पढ़ाए हुए होते हैं, बहुत सारे फैक्ट नहीं होंगे इसमें, लेकिन जो कंटेंट है, कंसेप्चुअल कंटेंट है, मेंस के हिसाब से है, वो इसमें कंप्लीट है। सो ये ओवरऑल सारे जो पेजेस हैं अब दे आर अराउंड 93 90 समथिंग, 87 पेज तो आज प्रिंट आउट हुए हैं, 87 पेज हैं एक्चुअली टोटल। अब सबसे पहले क्या है इसके अंदर, इसको समझ लें तो मैं आपको ओपन बता देता हूं। मध्य प्रदेश का नक्शा याद है दिमाग में, मेंटल मैपिंग में सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो अरावली क्रेटॉन से जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले मैंने लिया है, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड, क्योंकि ये किसी दूसरे की ज्योग्राफी हमारे यहाँ आती है, एमपी के अंदर ओरिजिन नहीं हो रही। सो अरावली की ज्योग्राफी अगर यहाँ आ रही है तो हमने सबसे पहले बात करी है सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स की। अब इसके अंदर इसका जो पूरा उदयपुर ग्वालियर रीजन है जिसे हम अरावली का हिस्सा मानते हैं आरएल सिंह के रीजन के हिसाब से, तो इसमें अरावली अपलैंड्स पश्चिम में आता है, चंबल सिंध प्लेन साउथ ईस्ट में आता है। चंबल सिंध प्लेन के 3 हिस्से होते हैं और उनके फिर छोटे छोटे हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटा या हारावती, वहां पे बोली जाती है हाड़ौती, तो हाड़ा एक वंश था, डायनास्टी हुआ करती थी, तो उसके नाम पे हाड़ौती, और इसीलिए ये हाड़ौती या हाड़ौती रीजन है, अपलैंड है ये। फिर कोटा का प्लेन आएगा जहां पे कोटा बराज खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको डैम नहीं मिलते क्योंकि वैली खत्म हो गई, प्लेन्स में आ गए, आप बराज बनाओगे फ्लड आएंगे। लोअर बनास और मोरेना प्लेटो, फिर लोअर चंबल बेसिन। नाउ यहां पर एक चीज का ध्यान क्या देखना है, मिडिल चंबल बेसिन, लोअर चंबल बेसिन नाम दिया है मैंने, क्या नाम दिया, मिडिल लोअर, एक नाम इसमें नहीं है कहीं पर अभी देखने में आया है कि अपर नाम नहीं है। जहां से नदी निकलती है, जहां से नदी शुरू होती है, 3 हिस्से हम करते हैं नदी के अंत तक, नदी के 3 डिविजन्स किए जाते हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अपर, बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं मिडिल, और सबसे लास्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं लोअर। लोअर यानी ये एलिवेशन में लो हो चुकी है, अब ये गायब हो जाएगी, तो समंदर से मिल जाएगी, कुछ दूसरी नदी से मिल जाएगी। तो यहां ये ध्यान में रखना, मिडिल चंबल बेसिन है तो इसमें अपर चंबल बेसिन इसका हिस्सा नहीं है ना, इसमें लोअर चंबल बेसिन है, तो लोअर चंबल बेसिन कौन सा हो गया, जो नॉर्थ की बाउंड्री चंबल बनाती है आपके डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में, ये वो वाला हिस्सा हो गया। फिर सिंध का बेसिन, सिंध छोटी नदी है लेकिन चूंकि वहां जितनी बारिश होती है उसका कैचमेंट बड़ा है तो कई बार वो फ्लड ले आती है, तो सिंध बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्स वाली भी होती है, क्योंकि ये जो पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा इसको कि इसका इरोजन किस प्रकार का होता है। सिंध बेसिन है तो सिंध बेसिन में 2 चीजें आएंगी, एक आएगा प्लेन्स ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर प्लेन्स, और शिवपुरी का प्लेटो। ये ज्योग्राफी है, ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं चलती। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, शाबाश, ये ज्योग्राफी है, ये डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ा देती है। ठीक, तो ये पहला वाला है। उसके बाद में हमने सेकंड पेज पे आप आइए, पूरा पीस को डिस्कस कर दूंगा मैं, सब नहीं बताना है। फिर अरावली इसके बारे में, उदयपुर ग्वालियर रीजन का जनरल बेसिक है जो मैंने आपको भी समझाया था। फिर सेंट्रल इंडिया का एमपी पार्ट चालू होगा, तो वही लोकेशन क्या है, स्कार्प फॉर्मेशन क्या है, आप इसको आराम से पढ़िए, पढ़ने का काम है, समझाने का काम मेरा है, क्योंकि मैं इन नोट्स के हिसाब से आपको नहीं पढ़ाऊंगा। चंबल वैली है ना, चंबल वैली अब क्या है, चंबल वैली, तो चंबल वैली यहाँ पे कौन सी चंबल वैली है, यहाँ पर 2 तरीके की चंबल वैली, मिडिल चंबल वैली और लोअर चंबल वैली। तो उसका खास काम है यहाँ अपर चंबल वैली जो मालवा का हिस्सा है, तो ये हमको देखना है। फिर रीजन जो चंबल सिंध प्लेन्स के अंदर आएंगे, तो उसमें हर एक रीजन जो मैंने आपको बोला कि 7 नंबर में, तो मेरे नोट्स अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, हाईलाइट कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। मोरेना प्लेटो बना हुआ है, मोरेना प्लेन, सिंध बेसिन, ग्वालियर प्लेन, शिवपुरी प्लेटो, ये सारी चीजें बनी है, लेकिन इन्हीं के अंदर आपको कहीं पर कोई कीवर्ड अलग मिल जाएगा। फिर इसका जियोलॉजी आपसे पूछ सकते हैं, किन चट्टानों से बनी, तो पेज नंबर 27 पर आ जाइए, तो जियोलॉजिकल कंपोजिशन आ गया सेंट्रल इंडिया हाईलैंड का। अगले पेज के ऊपर इसका मैप दिया है जिसमें अरावली अपलैंड लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर चंबल सिंध बेसिन है। अब इसको यहां देखो, इधर देखना,
ये वैली है बीच में, ये चंबल नदी है, ये बाउंड्री है, और ये एमपी का नक्शा है। नॉर्थ के एमपी का नक्शा यहां प्लॉट होगा इस तरह से, ये वाला, ये बॉर्डर है, ये यूं चलता है ऊपर और यूं मुड़ता है। ये वाला बाउंड्री जो है इसके बाद भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पे रॉक कौन सी टाइप की है वो यहाँ बताइए। तो मैंने, आप याद करो, मैप बनाया था, मैप के अंदर अरावली क्रेटॉन, आज उसकी शॉर्ट भी अपलोड करी है शायद मैंने, उसी की शॉर्ट है या कल होगी अपलोड। अरावली है, अरावली के आसपास, अरावली के अंदर में बोला इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होगी, उसके आसपास सेडिमेंट्री। तो ये अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको ऑर्डर मिलेगा कौन कौन सी चट्टानों का सेडिमेंटेशन है। तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, अभी मुझे आपको रॉक्स पढ़ानी है इसलिए मैं इसके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, रॉक्स का एक बेसिक लूंगा, पूरा डिटेल नहीं होगा क्योंकि अब जियोलॉजी हट गया। लेकिन आपको यहां पर जियोलॉजी आएगा, यहां पर रॉक टाइप्स आएंगी तो आपको वो पढ़ना रहेगा। तो ये वो वाला कंपोजिशन है। इसके बाद रिलीफ आएगा, रिलीफ यानी कौन सा हिस्सा ऊंचा है कौन सा हिस्सा नीचे है, टोपोग्राफी आएगी। तो ये पूरा सीआईएचएल का हिस्सा है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, रियालो सीरीज नॉर्थ में, दिल्ली रिज यानी मजनू का टीला, ये नॉर्दर्न मोस्ट है अरावली का हिस्सा, यहां से लेकर गुजरात तक। और ये वाला हिस्सा जो है ये एमपी के अंदर आता है, बीच में बीच वाला हिस्सा राजस्थान का है, ये वाला मंदसौर नीमच वाला बेल्ट है इधर वाला, और इधर वाला हिस्सा नॉर्थ एमपी का हिस्सा है। सो ये आपका अगला आएगा। इसके बाद वाला मैप है जिसके अंदर आपका ड्रेनेज है। ड्रेनेज का मतलब होता है कि कौन कौन सी मेजर नदियां हैं। तो चंबल है, ड्रेनेज का मैप है, चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज, बनास हो गई, पार्वती हो गई, सिंध हो गई, वो सब इसके अंदर है। इनको हम डिटेल में खोलेंगे, अलग अलग खोलूंगा मैं, ठीक है। ड्रेनेज हो गया। इसके बाद मेरे पास अगला एमपी का रीजन चालू होता है बुंदेलखंड प्रॉपर। वही याद करिए मैंने आपको जो समझाया था, बुंदेलखंड क्रेटॉन है। अब यहां पर वही वाली चीज हमने स्टार्ट बात करी कि डिवीजन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले ये कहां हिस्सा है, अगर आपको वो बोल देता है बघेलखंड प्लेटो या बुंदेलखंड प्लेटो या वेस्टर्न प्लेटो, तो कोई भी कीवर्ड अगर यहां मिल रहा है आपको उसको 2 मार्क में लिखना है। तो इज अ पार्ट ऑफ दिस एंड इज विच इज अ पार्ट ऑफ दिस, ऐसे करके लिखना है। तो जब भी मेरे चार्ट्स के अंदर आप आओगे तो आपका 3 मार्क का 2 मार्क का जो होता है वो बनाना आसान हो जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आसान हो जाता है। फॉलो अप चार्ट फॉर्म ये वाला जो बना है क्लासिफाइड, ऊपर चढ़ना है। ज्योग्राफी में ये काम हम बार बार करेंगे। सो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के अंदर यहां पर क्यों बुंदेलखंड रीजन अपने आप में यूनिक है या मालवा अपने आप में यूनिक है। इसके बाद ये पुराने मैप है, पुरानी डिस्ट्रिक्ट्स का मैप है। इसमें डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकती हैं, हो गई हो तो आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे। बीच में जो लाइन है वो बॉर्डर है मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। अब जहां लाहौर लिखा है ऊपर, उस इलाके से एक नदी आके मिलती है सिंध, नॉर्थ की बाउंड्री है चंबल से। उसके बाद इधर आके मिलेगी केन, तो इसका ईस्टर्न और वेस्टर्न, इधर वहां नहीं है, मैं नदियां नहीं है, इधर केन रहेगी इधर सिंध रहेगी, इन दोनों के बीच में, ऊपर यमुना में और पीछे मालवा में। ये तरीका है इसका। तो ये आपको मैपिंग में करना है प्लस बहुत सारी चीजों में करना है। फिर ये रीजनल स्कीम है कि किस रीजन के अंदर फिजिकल डिवीजन किस तरह से बने हुए हैं। बुंदेलखंड के अलग अलग फिजिकल डिवीजन है, 2 मेजर डिवीजन है, एक प्लेन्स है और एक अपलैंड्स है। अपलैंड्स के अंदर माउंटेनियस रीजन भी है, प्लेटू रीजन भी है, एस्कार्पलैंड्स भी है, और प्लेन्स के अंदर अलग अलग तरह के प्लेन्स हैं। तो प्लेन्स में एक बेल्ट होगा रेवाइन बेल्ट, बीहड़, उसमें आप लिख सकते हो रेवाइन बेल्ट के अंदर बीहड़, पेज नंबर 34 में बीहड़, चंबल के बीहड़। एक होगा जो होगा जालौन के प्लेन्स, एक होगा हमीरपुर के प्लेन्स, ये यूपी वाला हिस्सा है। फिर बांदा के प्लेन्स, फिर बुंदेलखंड का नीसिक रीजन और बुंदेलखंड विंध्यन प्लेटू। अब इसके अंदर जो ये रवाइन बेल्ट जालौन हमीरपुर बांदा है, इसमें एक हिस्सा तो यमुना के साथ पूरे में चलता है, रवाइन बेल्ट उसे बोलते हैं। तो जहां जहां वो नदियां आके मिलती हैं वो सारा काम वो करता है। इसको हम पढ़ा देंगे, उसे आज मैं अपलोड कर दूंगा। फिर बुंदेलखंड प्लेन के 4 हिस्से, ये चारों हिस्से आपके पेज नंबर 35, 36, 37 पे आएंगे तो बुंदेलखंड अपलैंड आ जाएगा। ये एकदम कंट्रास्ट में रहता है। बुंदेलखंड अपलैंड नीसिक रीजन और विंध्यन प्लेटू वाला रीजन है। तुमको मैं ये अभी दे दूंगा, तुम ये वाले ले जाना मुझसे, मैं फिर प्रिंट आउट लेता रहूंगा। बुंदेलखंड विंध्यन प्लेटो आ गया। फिर बिजावर पन्ना प्लेटो है पेज नंबर 38 पर।
उसके बाद जियोलॉजी है। इस जियोलॉजी के अंदर हमने हाईलाइट करा है कि इसके अंदर 4 अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, रॉक्स हैं 39 नंबर के पेज पर। फिर इसके बाद हमारे पास 2 मेन कंसेप्ट यहां दिए हैं जो जनरली किसी किताब में कवर नहीं होते। एक होती है क्वार्ट्ज की रीफ। क्वार्ट्ज की रीफ का मतलब क्या हो गया, एक स्पेशल फॉर्मेशन है, वो क्वार्ट्जाइट स्टोन की बनी हुई है। और एक मिलता है डोलेराइट की डाइक्स। डाइक तो समझ में आते हैं, जब वोल्कानो फूटता है तो उसके अंदर से एक डाइक निकलती है, तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज की रीफ छतरपुर वाले बेल्ट में ज्यादा मिलती है और टीकमगढ़ में डोलेराइट की डाइक्स मिलती है, तो ये नॉर्थ का हिस्सा है। फिर ये हमारा रिलीफ है, एलिवेशन वाला पार्ट है। जो काले रंग से रंगा हुआ है वो हिस्सा सबसे ऊंचा है, तो इसका रिलीफ सदर्न पोर्शन में ऊंचा है, नॉर्दर्न पोर्शन के अंदर इधर हाँ रिलीफ आएगा। उसके बाद फिर ड्रेनेज आएगा। ड्रेनेज के अंदर सारी नदियां हैं आपकी 42 पेज नंबर। और फिर इनके अंदर छोटे छोटे ताल बने हुए हैं, तालाब है। तालाब क्यों बने हुए हैं, क्योंकि अगर उस बेल्ट को देखोगे तो तालाब आपको ढेर मिलेंगे। रीजन क्या है, अगर तुम क्वार्ट्ज की ये रीफ और ये समझ गए क्या डाइक, तो तुम समझ जाओगे। फिर अगला हम किधर जा रहे हैं, CIHL हमारा वेस्टर्न था, बुंदेलखंड आया थोड़ा ईस्ट में। हम थोड़ा सा और ईस्ट में जाएंगे रीवा पन्ना प्लेटो के ऊपर। रीवा पन्ना प्लेटो बेसिकली रीजन के तौर पे अगर देखें तो उसको कंबाइंड बोला जाता है, विंध्याचल बघेलखंड रीजन। कंबाइंड तौर के ऊपर बोला जाता है विंध्याचल बघेलखंड रीजन। 2018 में या 17 के अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन था, विंध्याचल बघेलखंड रीजन के शायद इरिगेशन पूछा था या कनाल नेटवर्क पूछा था, तो कंबाइंड पूछ लिया है उन्होंने। तो अब यहां जो बघेलखंड है, बघेलखंड छत्तीसगढ़ में भी एंटर करता है। टेक्निकली ज्योग्राफी के तौर के ऊपर हम सिर्फ MP के अंदर बात करें तो यहां विंध्याचल बघेलखंड नॉर्थ को हम रीवा पन्ना प्लेटो बोलते हैं। तो रीवा पन्ना प्लेटो ये है उसका लेआउट पेज नंबर 44 पे। इन डिवीजन है और जहां जहां अलग अलग तरीके का डिवीजन बनेगा। तो फिजिकल मैप के ऊपर आपको एक हिंट दे रहा हूं, पिछली बार वालों ने करा जरूर था। जो भी रीजन हम पढ़ रहे हैं MP का पॉलिटिकल मैप का, उससे बोलना इसको जूम कर दे, या आपके पास जो डिजिटल मैप रहता है पॉलिटिक्स का क्लीन वाला, एकदम क्लीन विदाउट वाटरमार्क, नीट एंड क्लीन, उसका उस हिस्से को जूम करा के A4 पे काम करो। MP है, MP की ज्योग्राफी है और सीरियसली लेना इसलिए क्योंकि नंबर ज्यादा है, मेंस में भी है, प्री में भी है। तो A4 साइज पे आप पार्ट्स में काम करो। जैसे सिर्फ इतना सा हिस्सा है रीवा, तो इस प्लेटो का सिर्फ हिस्से को आप फोटोकॉपी करा लो, एक साथ 5, 7, 8, 10 ऐसी A4 में आगे पीछे करा लो। इसके बाद फिजिकल सेटिंग्स हैं, अलग अलग तरह के रीजन आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर वही काम है, चट्टाने किस तरह की है। फिर स्कारपलैंड क्या है, तो स्कारपलैंड 2 तरीके का है विंध्या में, नॉर्दर्न और सदर्न। सदर्न स्कारपलैंड विंध्यन माउंटेन रेंज का हिस्सा बन जाएगा और ये यूनिक ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। हाँ गुरुदेव, 2 मेंस देने के बाद कहीं ऐसे नोट्स दिखे थे। ये है आपका माउंटेन्स। क्यों, क्योंकि अब नॉर्थ में ना खत्म कर दिया मालवा छोड़ के। CIHL, उसके लगा हुआ बुंदेलखंड, उससे लगा हुआ रीवा पन्ना। अब मैं विंध्याचल को लेकर आऊंगा और फिर मैं मालवा कर लूंगा। तो अब मेरा शुरू हो जाएगा आपका ये बेल्ट, ये मेजर माउंटेन बेल्ट है, पहाड़ मेजर माउंटेन बेल्ट, ये विंध्याचल है, ये सतपुराज है। तो हम विंध्याचल की बात करेंगे, ये भी विंध्याचल है, यहां पर भी विंध्याचल का हिस्सा है। सो विंध्याचल एक लाइन है ही नहीं, तो फिंगर्स की तरह बढ़ती है। फिर ये वाला मैप है विंध्यन बेसिन का मैप, यानी वेस्ट में जो बेसिन है इसका पूरा ढाल नॉर्थ की तरफ, नर्मदा के नॉर्थ में जो पहाड़ खड़े हैं वो सारी अपनी मलबे जो है, जितना भी मलबा भेजा है वो नॉर्थ में डिपॉजिट करा है। तो ये पूरा डिपोजिशनल एलिमेंट्स है। इसके बाद में यही वाला बेसिन है, इसी बेसिन का फोटो है और इसी से ये लिखा हुआ इंटर क्रेटोनिक बेसिन, जो मैंने आपको बात करी थी जब मुझे ये पेपर मिला था, उसके बाद से मैंने इसको चेंज करा पैटर्न को। सो ये इंटर क्रेटोनिक बेसिन है और इसके अंदर अगर आप चट्टानों को देखोगे तो जो मेरी फिलॉसफी है कि आपने क्रेटॉन से अगर पढ़ना शुरू करा है तो आप इतनी आसानी से समझ जाओगे सब कुछ। ये क्रेटॉन है और इसके आसपास के डिपोजिशन देखो, ये इधर अरावली का डिपोजिशन, तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, अरावली और बुंदेलखंड के बीच में फॉल्ट है, उसे कहा गया है GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसका मलबा अलग है।
फिर नीचे बस्तर का है तो ये रीजन अलग है, रिफ्ट वैली आ गई, रिफ्ट वैली का रीजन अलग है। इतना सिंपल है, करा देंगे बड़े आराम से। मतलब मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा कि आपसे 90% क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ये नहीं कहूंगा कि आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये लाना ही रोज है आपको, क्योंकि कल मैं लूंगा, कल मैं लूंगा, तुम ठीक हो गई हो तो क्या हुआ यार? नहीं सर, मेरे नहीं नहीं, मतलब एक छुट्टी हो गई ना यार बीच में, फ्री हूं मतलब। संडे को भी कल मेरे विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी। है ना, जिस पर गुजरती वही जानता है। सो बेटर मेरे कल। तो कितने साल हो गए? तो मैं तो चुप रहा, बीवी ने बताया इसके भाई को है और वो आया, तो मैंने धीरे से बोला, मैंने देखो ऐसा है कि 5 साल के अंदर 5 साल विवाह के हो जाए तो पद्मश्री दे देना चाहिए पति को, 10-15 साल के अंदर आपको मिल जाना चाहिए पद्म भूषण, 20 साल के अंदर पद्म विभूषण, 25 पे आपको भारत रत्न जैसी पदवी मिल जानी चाहिए। सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ऊपर जो है ना बोस बैठी है, वो पढ़ी लिखी ज्यादा है हमसे, प्रोफेसर साहब, हम तो कुछ भी नहीं, गंवार आदमी। बीएससी वाले कुछ नहीं होते यार, बीएससी वाले को कुछ नहीं, मतलब सब कुछ आता है और कुछ नहीं आता। इतनी पढ़ाई करेंगे एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा हमको, क्या कर सकते? स्टडीज इन पीएससी क्या है ये, सबका सब कुछ आता है। सो संडे सैटरडे उसके लिए रहता है, मगर अभी एक छुट्टी हो गई तो, या फिर हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम रिदम फिर मंडे से ही बनाएंगे, फिर ब्रेक आ जाएगा संडे का हमारा, मंडे को ही लेंगे यार। तुम लोग इसको पढ़ो आराम से। ये विंध्याचल रेंज शुरू करिए। अब यहाँ पर मैंने जो ये विंध्याचल रेंज का काम किया है, इसके अंदर स्टार्टिंग में वो प्री के क्वेश्चंस दिए, मैडम पेपर देखो, पलटते रहो। ऊपर पेज नंबर 50 के ऊपर आपके कौन कौन से नाम है, कहाँ कहाँ से लिए गए, कहाँ से ओरिजिन होता है, ये सारे 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको। विंध्याचल माचल्य घाट वेस्ट से प्रतापगढ़ अरावलीज में यहाँ मिलता है, प्रतापगढ़ ऊपर है नॉर्थ में। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से ये इधर चौड़ा हिस्सा है, इधर चौड़ा हिस्सा चलता है और उधर जाता है नॉर्थ में। मुकुंदवारा रेंज से चलता हुआ चलता है, नॉर्थ में मुकुंदवारा रेंज भी है। मुकुंदवारा कहाँ है? राजस्थान में, चंबल के नॉर्दर्न बैंक है वो, हम सदर्न बैंक है, तो वहां पे भी विंध्याचल रेंज है। सदर्न में ये मांडू वाली भी विंध्याचल रेंज है। तो ये अलग लेयर्स में चल रही है, डिपोजिशनल है, ये पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये रेंजेस पहाड़ नहीं है, ये याद रखना। इसमें बहुत कम पहाड़ है। जो साउथ की है, साउथ की बॉर्डर, नॉर्थ की जो है मुकुंदरा दरा नेशनल पार्क जहां पर है, कोटा के पास वाला हिस्सा, ये डिपोजिशन था जो ब्लॉक माउंटेन की तरफ खड़ा हो गया है। कंप्रेसिव एक्टिविटी से ब्लॉक माउंटेन्स में निकली, तो रिजेस मेन जो है वो ब्लॉक माउंटेन में होगी। एक और कंसेप्ट याद रखना, हमने बात करी थी क्रेटॉन्स की और हमने बात करी थी डेक्कन ट्रैप की। डेक्कन ट्रैप जब लावा बहता है जमीन के ऊपर, तो सतह का लावा बहुत भुरभुरा होता है, उसका वेदरिंग बहुत फास्ट होता है, जबकि बना इग्नियस है वो। लेकिन सतह के नीचे वाला बसाल्ट वो थोड़ा पक्का होता है, ग्रेनाइट नहीं, बसाल्ट, काला पत्थर। अपने आगे गिट्टी, काली गिट्टी जो देखते हो वो आसानी से टूट जाती है, वो बसाल्ट है। उसके नीचे बनता है गहराई के अंदर ग्रेनाइट। ये मुझे पढ़ाना है एक्चुअली आपको, क्योंकि अभी आप जब तक वो नहीं समझोगे तो रॉक ग्रुप नहीं समझ पाओगे। तो रॉक ग्रुप्स मुझे लेना है। टाइम जोन आपको ब्रीफ में लूंगा, बहुत छोटा, क्योंकि अब मेंस में उतना नहीं आएगा। वीडियोस मेरे अपलोड जरूर कर दूंगा, आप वहां मेरे लंबे वीडियोस भी देख सकोगे। कंसेप्ट आ गया समझ में क्या है कि चट्टान कौन सी कहां पे कैसे फॉर्म हुई है। तो ये चट्टानें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर विंध्यन रेंज है, तो विंध्य क्या है? संस्कृत में इसका अर्थ होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट या हंटर। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकने वाली। आंचल का मतलब है संस्कृत में माउंटेन। तो विंध्याचल, विंध्याचला या विंध्य पद पर्वता, ये नाम दिया महाभारत में। तो अगर वो आपसे बोलता है महाभारत में इसको क्या बुलाया जाता था, तो 4 ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। विंडियस और ओइंडियन, ये टॉलेमी ने लिखा है, ये ग्रीक बंदा है। देन दक्षिण पर्वता, ये सदर्न माउंटेन कौशिकी उपनिषद में दिया गया है। सोर्सेस जहां इनके बारे में मिलता है, पुराना रामायण, नासिक प्रशस्ति, गौतमी पुत्र सतकर्णी का।
फिर सप्तकुल पर्वता, इसे भी कहा गया क्लैन माउंटेन्स, भारतवर्षा, कुर्मा, मत्स्य और ब्रह्मांड विष्णु ब्रह्मा के। ये ओल्ड फोल्ड है, इसको यहां लिख लेना, इसके नोट्स के अंदर इसको लिखना पड़ेगा, रेलिक्ट नाउ। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और कहा जाता है कि ये अरावली के आसपास बना था, लेकिन पूरा घिस गया, उतनी बड़ी उसकी एक्टिविटी नहीं हुई। घिसने के बाद ये पेनीप्लेन हो गया, पेनीप्लेन यानी लेवल पर आ गया। उसके बाद फिर जब एक्टिविटी दूसरी हुई और दूसरे फोर्सेस चालू हुए तो वापस से उठा, इसलिए न इसे हम ओल्ड फोल्ड बोलते हैं, न इसे हम ब्लॉक बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेलिक्ट। रेलिक्ट का मतलब हो गया घिस रहा है, प्रोसेस खत्म हो गया उसका, यानी अभी कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है माउंटेन बिल्डिंग का। अब ये इरोजनल में, ये ऐसा कंसेप्ट है जो कहीं रेयर ऑफ रेयर में आपको कोई समझाएगा कि इसको रेलिक्ट क्यों बोलते हैं। ओल्ड फोल्ड में अरावली का कुछ हिस्सा है, अदरवाइज अरावली भी रेलिक्ट है। अरावली के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है, मगर वहां फोल्ड ज्यादा दिखता है। वहां पे पुरानी इग्नियस चट्टान भी मिलती है। बुंदेलखंड में इग्नियस मिलना बहुत मुश्किल है, इग्नियस मेटामॉर्फिक ही मिलती है ज्यादातर। फिर ये वेस्टर्न विंध्यन वाला हिस्सा आएगा। अब यहां पर ईस्टर्न विंध्यन मैंने नहीं लिया है, देखिए यहां डायरेक्ट वेस्टर्न विंध्यन लिया। इसका एक रीजन है कि इसके बाद में मैंने इसका पूरा डिटेल बनाया है। ये आपको मैप पे प्लॉट करना है, जो आपने स्टार्टिंग में मैप देखे हैं ये वो है। इसमें प्लेटोज हैं और इसके अंदर सारी हिल्स हैं। तो इटालिक्स में अलग है, इटालिक्स वाले नाम अलग है। ये क्योंकि मोनो उसमें है ना, सिंगल कलर में। धार अपलैंड, धार हिल्स, ये क्या है? हिल्स है। विंध्यन स्कारपलैंड हिल्स है, कैमूर हिल है, भांडेर स्कारपलैंड हिल है, सोनपार हिल है, बिजावर हिल है, छतरपुर हाईलैंड्स हिल्स है, ओरछा हाईलैंड्स हिल्स है, बाघ मांडू हिल्स हिल है। लेकिन बाकी जितने दिए हुए जिन्हें बोल्ड नहीं किया है वो सारे प्लेटोज हैं, ठीक है। फिर मालवा प्लेटो। अब मालवा के रीजन्स हैं। अब मालवा के साथ खासियत क्या होती है रीजनल ज्योग्राफी के अंदर, मालवा रीजन साउथ को अगर देखेंगे तो उसमें वेस्टर्न विंध्यन आ जाएगा, नर्मदा आ जाएगी और वेस्टर्न सतपुरा आ जाएगा। तो इनको हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, हम हमारे 7 डिवीजन के हिसाब से पढ़ते, रीजनल ज्योग्राफी के हिसाब से हम नहीं पढ़ते। रीजनल क्लासिफिकेशन आरएल सिंह की यहाँ पे मैंने दे दी है आपको कि पूरा मालवा क्या है। और मालवा में ऊपर मैंने बोल्ड में ये लिखी है एक लाइन कि यहाँ पे जो मालवा का एरिया दिया हुआ है वो अलग है, बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें नर्मदा का हिस्सा भी आ रहा है, उसमें सतपुड़ा का हिस्सा भी आ रहा है, विंध्या का भी आ रहा है, राजस्थान का भी आ रहा है, महाराष्ट्र का भी आ रहा है। सो मालवा इज अ वेरी लार्ज रीजन, रीजन में कल्चर है। लेकिन फिजिकल के अंदर हम देखेंगे तो मालवा प्लेटू छोटा है और ये उसका हिस्सा चालू होता है। सो नॉर्दर्न मालवा। अगला आएगा आपका नॉर्थ के हिस्से कितने हो गए? अपर माही बेसिन, अपर चंबल बेसिन, अपर बेतवा बेसिन। अपर मतलब जहां से नदियां निकल रही, तो तीनों नदियां यहीं से निकल रही। तो बेतवा बेसिन ईस्ट में, बीच में चंबल बेसिन और वेस्ट के अंदर माही बेसिन। फिर इसके अंदर इसका लैंडस्केप किस तरह से होता है, क्योंकि इसकी अलग टोपोग्राफी है, यहाँ पे लावा का फ्लो हुआ है। और फिर ये पूरा मालवा रीजन है, नॉर्थ और साउथ कंबाइंड, रीजनल ज्योग्राफी में ये प्रॉब्लम होता है। फिर इसके बारे में डेक्कन ट्रैप्स खोला है मैंने। यहां पर जो त्रिस्तरीय पठार, इसको हिंदी में लिखो वर्ड को, त्रिस्तरीय पठार। यहां के जितने भी प्लेटूज हैं वो 3 स्टेजेस के हैं। नाउ स्टेजेस 3 तरीके की हो सकती हैं। यहां पे मैं 2 तरीकों का डिस्कशन करूंगा। एक वो जो एलिवेशन पर है, सो हायर प्लेटू, मिडिल प्लेटू और लोअर प्लेटू। इसका खेल समझिएगा। इंदौर के पास खंडवा रोड पर अगर आप जाओगे तो एक 9 मील करके जगह आती है, सुना है? 9th माइल, चौकी डांडी। अच्छा सुना, चटोरे अपन तो। अब ये जो ढांडी है, यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है कनाड़। कनाड़ एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, इंग्लिश में कनार लिखते हैं, KNAR। कनार किधर जा रही? नर्मदा में। सो जो 9 मील वो चौकी ढांडी के अंदर जो स्लोप जाता है ना, वो जो रिज है, इधर से कनाड़ निकल रही है। इसके इधर का पूरा हिस्सा गंगा बेसिन है, ये वाटर डिवाइड है।
ये वाटर डिवाइड बन गया, यानी इस माउंटेन के इधर वाला हिस्सा जो है वो गंगा को पानी फेंकेगा, इधर वाला हिस्सा नर्मदा को पानी फेंकेगा। वाटर डिवाइड क्या है? अब ये वाटर डिवाइड को अगर आप समझते हो तो फॉल्स आएंगे नदियों में। फॉल तभी आएगा जब प्लेटो अपना एलिवेशन बदल रहा होगा। ये पहाड़ से प्लेटो में आ रही है, पहाड़ से प्लेन में नदी आ रही है, कूदती फांदती। सो ये जब प्लेटो का रीजन है तो मालवा प्लेटो अब चल रहा है, तो अब नॉर्थ की तरफ आप बढ़ना चालू करो, चलो चंबल के साथ साथ चलना चालू करो। तो जैसे जैसे आप नॉर्थवर्ड बढ़ते चले जाओगे स्टेप्स नीचे होते जाएंगे, एलिवेशन कम होता चला जाएगा। अल्टीमेटली जब आप कोटा पहुंचोगे, दैट इज आप झालार पाटन झालावाड़ वाले एरिया को क्रॉस कर दोगे, तब आप कोटा प्लेन्स में पहुंचते हो, वहां से चंबल के प्लेन शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोटा हाईलैंड भी है उसका एडजॉइनिंग एरिया, और कोटा की प्लेन्स भी है। कोटा मेन प्लेन्स में, शहर प्लेन में, फिर बूंदी तो वो फिर पहाड़ी हो गया, झालावाड़ फिर पहाड़ी हो गया। अब यहाँ फोर्सेस कहाँ एक्टिव है? जहां फोर्सेस एक्टिव हैं वहां की चट्टानें अलग होंगी। तो धार में फोर्स एक्टिव है, झालार पाटन में फोर्स एक्टिव है, लाइन खींच दो। अब दिया हुआ है इसमें, लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है कि फोर्स कहां से कहां एक्टिव है, किधर क्या चल रहा है। तो फोर्स देखना पड़ता है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है हमको। अभी तो ये वाला पार्ट। तो त्रिस्तरीय क्या समझे आप? पहला क्या हुआ स्टेप में? तो हायर प्लेटो, मिडिल प्लेटो, लोअर प्लेटो। तो जितने नॉर्दर्न एमपी के प्लेटोज हैं वो लोअर प्लेटो हैं। अब यहां पर एक 4 प्लेटो के नाम कह रहा हूं मैं, जिसमें एक प्लेटो एमपी का नहीं है। रोहतास, रीवा, सतना, पन्ना, 4 प्लेटो है। पन्ना प्लेटो, सतना का प्लेटो, रीवा का प्लेटो और रोहतास का प्लेटो, ये चारों एक साथ हैं, चारों विंध्याचल के, और चारों डिसेंडिंग हाइट में। रोहतास का सबसे छोटा है एलिवेशन, पन्ना सबसे ऊंचा है। अब 3 प्लेटो साउथ के, एमपी समझना है ना, बड़ा और छोटा ध्यान में रखना, लेवल ऐसे ही चलेगा कमोबेश। पन्ना बड़ा है, ऊंचा है, उसके साउथ में अगर देखोगे तो 3 और प्लेटो है, बैतूल प्लेटो, छिंदवाड़ा प्लेटो, सिवनी प्लेटो। बैतूल ऊंचा है, छिंदवाड़ा उससे छोटा है, सिवनी उससे भी छोटा है, और फिर बालाघाट के प्लेन्स चालू हो जाते हैं। बालाघाट में वैली एंड प्लेन, वैली एंड प्लेन ऐसा आता है, माउंटेन वैली प्लेन, माउंटेन वैली प्लेन, ऐसा वाला सिस्टम है। मंडला बालाघाट की टोपोग्राफी अलग है। लेवल समझ में आए एलिवेशन वाले? अब एक और एलिवेशन कैसा है? अब एक त्रिस्तरीय कैसा है? पुराना प्लेटो, ओल्ड प्लेटो, मैच्योर प्लेटो और यंग प्लेटो। यंग प्लेटो का मतलब क्या हुआ? उसकी जो नदियां हैं वो ज्यादा गहराई में नहीं उतरी, उन्होंने काटा नहीं। जैसे छोटा नागपुर इज वेरी ओल्ड, इतना ओल्ड हो गया कि गोल हो गया वो पूरा प्लेटो, हर तरफ से घिस गया वो इरोजनल फैक्टर्स से। तो पहला क्या स्टेजेस है? एलिवेशन वाली। प्लेटो इज रेफरेंस टू हाइट, तो ऊंचा, नीचा और फिर ये। त्रिस्तरीय का मतलब क्या हुआ? यूथफुल प्लेटो। तो मालवा का जो अपर हिस्सा है ये यूथफुल है। यहाँ की अगर आप नदी देखोगे, भोपाल रोड पे चले जाओ, ये यही चले जाओ, शिप्रा देख लो, तो शिप्रा आपको ऐसी कोई बड़ी भारी नदी नहीं दिखती। शिप्रा है बहुत बड़ी लेकिन वैसा नहीं दिखता। काली सिंध देख लो, थोड़ा सा आगे बढ़ के सोनकच्छ के पास में काली सिंध जाएगी, तो काली सिंध भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी भारी है। तो ये यूथफुल है, यहाँ पे काली चट्टानें कट रही है, ग्रेनाइट नहीं आया। ग्रेनाइट नदी काटते काटते वहां पहुंच जाए जहां बेसमेंट रॉक है। फॉर एग्जाम्पल गोदावरी की वैली ग्रेनाइट का बेसमेंट है, कृष्णा की वैली ग्रेनाइट है, तो वो मैच्योर स्टेज में है नदी। उसके नीचे कहां घिसेगी अब वो? तो ऊपर वाले हिस्से को घिस दिया उसने। सैंडस्टोन वाली रॉक्स जो उनको नहीं घिस पा रही क्योंकि सैंडस्टोन ज्यादा मजबूत है। तो मालवा की टोपोग्राफी की खासियत यह है कि भली इग्नियस काली मिट्टी, काली चट्टान है, वो जल्दी घिस जाती है, तो इसमें सैंडस्टोन की हिल्स मिलती है या ट्रैप्स मिलेंगे सैंडस्टोन की हिल। सैंडस्टोन जो पुराना है वो पुराना विंध्यन सेडिमेंट डिपोजिशन है। सैंडस्टोन कहां बना? सर वो पिछली क्लास, पानी में। पानी में। अब पानी के अंदर अगर एक बड़ी रिफ्ट है, उसके अंदर सारा पानी भरा, सारी सैंड आके गिरी, अब जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो उड़ गई, तो वो सैंडस्टोन, इसको कहते हैं रिवर्सल, टोपोग्राफी का रिवर्सल। जो कभी पहाड़ था वो आज नदी की वैली है, और जो पहले नदी की वैली थी वो आज पहाड़ बन चुका है। दैट इज रोल रिवर्सल। तो देवास की टेकरी गई होगी कभी ना कभी, तो पैदल गई बचपन में। तो अब तो भयंकर भीड़ जाने लग गई। तो हमारे घर वही
मेन रोड पर भी एक घर, वहां पार्किंग नहीं मिलती, बंद हो जाता है। तो फिर एक नया घर अभी सब बाहर बनाया इंदौर रोड पर। चलो, वो टेकरी काय की बनी। देवास की टेकरी को अगर देखना, देवास के बाईपास से देखो तो पूरा लेह दिखता है ऐसा, उसमें पूरा देवास शहर उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दिखता है। तो देवास बहुत पुराना है, परमार राजवंश के टाइम पे भी देवास में राजा हुआ करते थे, बहुत पुराना है। देवों का वास देवास, उससे नाम निकला है। ये है उस रीजन को अगर देखना है तो वो पूरी हिल, ये उसमें जो हिल्स हैं, ये हिल्स कैसी थी, पुरानी हिल्स के बीच की वैलीज थी। उन वैलीज के अंदर सेडिमेंट्री डिपोजिशन हुआ, जो कंप्रेशन हुआ वो तो ऊपर उड़ गई, उसके बाद लावा फैल गया, लावा ने पूरी टोपोग्राफी को ढक दिया। लेकिन वो हिल्स जो सैंडस्टोन की कंप्रेशन में थी, उनके ऊपर लावा नहीं चढ़ा, तो सैंडस्टोन हिल्स के ऊपर लावा नहीं है। वो हिल्स जिनके ऊपर इग्नियस एक्टिविटी के बाद में वो उठी है, उनकी टॉप पे लावा मिलेगा, जो आपको ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस में मिलता है। तो पूरे इलाके के अंदर लावा फैला, लेकिन लावा कम फैला। तो इग्नियस एक्टिविटी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो है, जब इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, वो वाला पार्ट है। फिर ये अपर माही बेसिन के दो हिस्से हैं। अपर माही बेसिन मालवा का एकदम वेस्टर्न पोर्शन, इसके दो हिस्से हैं। इन्हें नदी ज्योग्राफिकली दो हिस्सों में डिवाइड करती है, वहां की टोपोग्राफी को। वेस्टर्न हिस्सा अलग है, ईस्टर्न हिस्सा अलग है। ये खासियत है एमपी की ज्योग्राफी की। फिर चंबल पार्वती, चंबल सिपरा, दशपुर रीजन, अवंती रीजन, फिर इसके बाद में आपका पार्वती काली सिंध रीजन, अपल बेतवा, फिर अपर सिंध, बेतवा वैली और सागर प्लेटो। फिर वेस्टर्न विंध्यन आएगा तो तीन हिस्से आएंगे, बाघ की हिल्स। अब बाघ की हिल्स जो है, उनको यहाँ लोकली क्या कहते हैं, डोंगरी, ठीक है, हिल्स हैं, डोंगरी हिल्स। उरी कनार ट्रैक्ट, इसमें नदियां हैं, इसके अंदर थोड़ी सी हिल दे रखी है। कनार सिंधोर ट्रैक्ट जो होशंगाबाद तक पहुंच जाता है। फिर इसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम है, विंध्यन रेंज, ये पूरा आपका मालवा हो गया। मालवा के बाद हमारे पास आएगा नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन वैली पेज नंबर 64 पर। उसके बाद नर्मदा के अलग अलग हिस्से तीनों, मतलब हमारे यहाँ तो एमपी में दो ही हिस्से चलते हैं, अपर नर्मदा और मिडिल नर्मदा। लोअर नर्मदा महाराष्ट्र गुजरात में। हाँ, आ गया कंसेप्ट समझ में? नहीं आया? नदी के तीन हिस्से, जो वहां से नदी निकल रही है वो अपर है, वो जहां नदी समंदर में मिल गई, दूसरी नदी में मिल गई, वो लोअर है, और बीच वाला हिस्सा मिडिल है। तो यहाँ पे जो नाम होंगे वो टेक्निकल नाम होंगे। मिडिल नर्मदा ट्रो अगर बोलूंगा तो पूरी नर्मदा नदी का बीच वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में जैसे अगर निमाड़ प्लेन हो गया, निमाड़ अपलैंड हो गया, मथवार और अकरानी हिल ट्रैक हो गया, ठीक है, इन सबका काम करना है। फिर ये आएगा आपका बघेलखंड एंड सतपुरा रीजन, दैट इज पेज नंबर 68। अब बघेलखंड की खासियत, इस पूरे रीजन की खासियत तीन हिस्सों में बांटी जाती है, या तो इसमें फ्लैट टॉप प्लेटो होगा या लेटेराइट कैप्ड प्लेटो होगा। दो तरीके के प्लेटो होंगे, एक फ्लैट टॉप होगा, दूसरे में लेटेराइट का टॉप होगा, और तीसरा बेसिन होगा। तो प्लेटो बेसिन, तो ईस्ट के अंदर बेसिन बहुत सारे हैं। बेसिन जहां पे होगा वहां आसपास के हिस्से का पानी जमा होगा, और जहां ग्राउंड वाटर अच्छा होगा वहां गन्ने की खेती होगी। तो नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी वाला बेल्ट या शेडोल वाला बेल्ट, इसके अंदर धान भी अच्छा होता है और गन्ना बहुत होता है। तो शुगर केन का गढ़ है वो एमपी का, जस्ट बिकॉज बेसिन। बाकी में एक जगह से पानी बह रहा है, दूसरी जगह से निकल गया, प्लस टोपोग्राफी, सैंडस्टोन का फॉर्मेशन है, सैंडस्टोन पानी को रोक लेता है। फिर ये विंध्याचल बघेलखंड वाला साउथ हिस्सा है पूरा, बघेलखंड रीजन चालू हो जाएगा आपका, ईस्टर्न प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, दैट इज पेज नंबर 70। इसके बारे में जानकारी आरएल सिंह में भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। इसको इकट्ठा करने में वाट लग गई थी हमारी, बहुत सारे पेपर्स पढ़ने पड़े, ऑनलाइन मटेरियल इकट्ठा करना पड़ा है, तो यहाँ किसी किताब को मैं रेफर नहीं कर सकता हूँ। इसको हम 5 छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे। सीधी अगोरी अपलैंड, ये नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा रहेगा जहां सोनपार हिल्स आती हैं। सिंगरौली, दूधी, बेसिन, देखिए अपलैंड आया, फिर क्या आया, बेसिन। फिर उसके बाद आएगा देवगढ़ अपलैंड, ये किससे लगा हुआ, बेसिन से। तो कैसी टोपोग्राफी हो गई, अपलैंड बेसिन, अपलैंड बेसिन। उसके बाद फिर आएगा सुहागपुर बेसिन या शेडोल बेसिन। उसके बाद फिर आएगा सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन का मेजर हिस्सा इस टाइम छत्तीसगढ़ में,
इसको कहते थे हमारा राइस बाउल ऑफ मध्य प्रदेश पुराने समय में, अनडिवाइडेड एमपी के अंदर। फिर इनके डिटेल्स दी है मैंने, सीधी अघोरी अपलैंड, सिंगरौली दूधी बेसिन, देन देवगढ़ अपलैंड, कि अगर आपको 10 नंबर भी लिखने को आ जाएगा तो आप इन नोट्स को हाईलाइट कर लोगे तो आप 10 नंबर लिख लोगे। सोहागपुर बेसिन और ड्रेनेज है फिर इसका रिवर्स का, डेंड्रेटिक पैटर्न है, सोन और सोन की ट्रिब्यूटरी ट्रेलिस पैटर्न बनाती है, ये मुझे पढ़ाना है आपको। फिर ये मैकाल प्लेटो उसी तरीके से इसके सब पार्ट्स। चार्ट जहां बना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, पेज नंबर 80 पर ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ में आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे महादेव हिल्स है तो महादेव के अंदर सबसे बड़ी चोटियां कौन सी, तो पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, धूपगढ़ और बालकंदर। पचमढ़ी वाला ये बेल्ट है, धूपगढ़ इज हाईएस्ट 1350। मैकाल के अंदर कौन कौन से इलाके हैं, लांजी है, अचाकनमार है, अमरकंटक है, ये वो वाली हिल्स है सतपुराज की। फिर यहाँ सतपुरा माउंटेन्स और हिल्स है। तो सबसे पहले हमने सतपुरा और विंध्या को इकट्ठा लिया है, पेज नंबर 81 में सतपुरा और विंध्या के बारे में इकट्ठी बात करी है, क्योंकि ये लीनियामेंट है, पैरेलल चलती हैं दोनों, लेकिन फॉर्मेशन अलग है, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे एक ही का हिस्सा है। जैसे हिमालयाज के अंदर भी पैरेलल चलती है, वो एक सिस्टम है, एक के बाद एक फोल्ड है, ये फोल्ड नहीं है, लगती है पैरेलल लेकिन है नहीं पैरेलल। उसके बाद फिर आपके प्लेटो सिस्टम चालू होंगे सतपुरा के, तो मैकाल प्लेटो, मैकाल रेंज, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट आ जाएगा मैकाल का, सतपुराज का, बघेलखंड के साउथ से शुरू होगा। फिर छिंदवाड़ा प्लेटो बालाघाट मंडला तक फैला हुआ है, सिर्फ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट मंडला रीजन तक। डिंडोरी भी इसमें आ जाएगा, ये पुराना मंडला है। फिर इसका ईस्टर्न का ड्रेनेज आएगा, फिर सेंट्रल सतपुड़ा रेंज आएगी। ये मेन प्लेटो कौन से हो गए, बैतूल, छिंदवाड़ा और सदर्न पोर्शन ऑफ होशंगाबाद। होशंगाबाद का सदर्न, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का, होशंगाबाद के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट का सदर्न पोर्शन, छिंदवाड़ा का हिस्सा और बैतूल का हिस्सा, ये तीनों हिस्से मिलाकर महादेव हिल्स बनाते हैं। ये सेंट्रल सतपुरा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है सतपुराज का, और ये मीटिंग पॉइंट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की ज्योग्राफी का। याद रखना, देयर आर 3 मीटिंग पॉइंट्स इकोलॉजिकली। इसको अभी कोई लिखता नहीं, ये इसलिए लिखता है क्योंकि इसे मालूम है अगर ये पूछ लिया टेढ़ा सवाल मिलेगा नहीं। पचमढ़ी के वेस्ट में टीक के जंगल हैं, पचमढ़ी के ईस्ट में साल के जंगल हैं। साल मॉइस्ट डेसिडियस है, टीक ड्राई डेसिडियस है, ये अंतर है। फिर अमरकंटक अचानक मर या अचानक मार या अचार खा के मर, पता नहीं क्या है वो, मैं कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। सो वो भी इसी तरह का एक मीटिंग पॉइंट है। प्लस अगला मीटिंग पॉइंट होता है पन्ना, और ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे वो वेजिटेशन अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है जहां उसकी बॉर्डर खत्म होती है। धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। ऐसा नहीं कि टीक जो है आपको उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, मिलेगा। नेचुरली अकरिंग टीक के फॉरेस्ट पन्ना के बाद नॉर्थ में नहीं मिलेंगे, मिल जाएगा टीक कि आपने प्लांटेशन भी कर दिया है, लगे हुए इक्का दुक्का चिक्का मिल जाएगा, मेजर जो फॉरेस्टेशन होता है वो उसके बाद नहीं मिलेगा। तो टीक का अपर लिमिट हो गया वो। टीक बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है फॉरेस्ट को। फिर आपका निमाड़ प्लेन आ जाएगा, वेस्टर्न सतपुड़ा चालू हो जाएंगे, निमाड़ के प्लेन्स, फिर निमाड़ का प्लेटो, फिर राजपीपला, असीरगढ़ और कालीभीत बैतूल। कालीभीत हिल्स है, नेशनल हाईवे पे आती है। जब आप हरदा हंडिया से आप जब चलते हो तो जंगल आता है, और बहुत डेंस जंगल है। एक आपने अगर पुरानी किताब उठा के पढ़ोगे तो ओंकारेश्वर नेशनल पार्क मिलता है, आपको नहीं मालूम? ओके, 2007 में उसको डिक्लेयर किया गया था, 2011-12 के अंदर फिर उसका नोटिफिकेशन आया, फिर उसको गायब कर दिया गया, अब वो नहीं है। तो ओंकारेश्वर नेशनल पार्क के अंदर बकायदा सारा गेट्स वगैरह सब तैयार हो गए थे। वहां लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीद ली थी कि चलो ये कोर एरिया से लगा हुआ है तो यहाँ हमारा रिजॉर्ट बनेगा। ये हुआ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इसको समझना, एनवायरमेंटल फैक्टर, हेलो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और डेवलपमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पन्ना में भी यही चल रहा है। पन्ना का जो नेशनल पार्क है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, उसके पास में एक बहुत बड़ा मेगा पावर प्लांट आने वाला है, बट उसके ऊपर यही पंगा फंसा हुआ है कि इकोलॉजी वर्सेस वो नेशनल पार्क पहले से डिक्लेयर, ये डिक्लेयर होता उसके पहले खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोलर एनर्जी के बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट लग गए जो ओंकारेश्वर से लगे हुए।
तो वो बन नहीं सकते थे, तो डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब हो सकता है वहां नेताओं ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो जमीनों का, आई डोंट नो। तो वो अब ओमकारेश्वर नेशनल पार्क आप पढ़ते नहीं हो, बट पुरानी किताबों के अंदर, इवन मेरे नोट्स के अंदर वो है, क्योंकि हम लोग जब से उसको करंट अफेयर से फॉलो करते रहे तो वो फॉलो अप में है। तो कालीभीत बैतूल रीजन वो है, और यहाँ के जो जंगल है, अमेजिंग जंगल है। अगर जंगल का प्रेम रखते हैं तो घूमने जाना। राजपीपला असीरगढ़ का भी जंगल है, लेकिन ये हिली टेरेन है। असीरगढ़ नेचुरल पास है, पहाड़ों के बीच में है, और यहां से तापी निकलती, नॉर्थ में नर्मदा, साउथ में तापी। तो ऐसा स्थान होना चाहिए कि आपने नर्मदा भी क्रॉस कर ली, तापी भी आपने क्रॉस कर ली। तो शैलो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग जहां पे होगा उसे हम पास कहते हैं। तो असीरगढ़ वॉज नोन एज गेटवे टू डेक्कन फ्रॉम साउथ वेस्ट वाला पार्ट। देन इसके बाद सतपुराज का जियोलॉजी है थोड़ी बहुत, और सतपुराज का ड्रेनेज है। तो ये आपके पास 87 पेजेस हैं, 87 पेजेस की ज्योग्राफी है ये, ठीक है। क्या समझे? कुछ नहीं। अब जो पढ़ाई हमें करना है, ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि ये क्रूड स्टडी नोट्स हैं। ये आपको 10 बार 20 बार पढ़ोगे ना, तब जाके आपके आधे आंसर आप बना पाओगे। मैं ये चाहूंगा कि ये नोट्स आपके पास रहें, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको काम कराऊंगा, आपको उस तरीके से काम करना है। सो पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे खिचड़ी पकाना है, क्या बनाना है? तेरे को आलू की सब्जी याद आ रही है? ठीक है, चल कोई हाँ? चलो आलू की सब्जी बनाते हैं। अब रेसिपी बताओ मुझे, क्या क्या चाहिए? टमाटर, प्याज, मिर्ची और तेल और हल्दी है, जीरा है, नमक है। तुम खाना घर पे बनाते लगता है, शाबाश, समझदार। हाँ, और आलू और धनिया और बस अजवाइन डाल दो। अच्छा, ये क्या है इंग्रेडिएंट? जब भी ज्योग्राफी की बात करोगे, सबसे पहली चीज 3 तरीके का इंग्रेडिएंट पार्ट आएगा। डायग्राम बनाओ। 3 इंटरसेक्टिंग गोले बनाना, कॉपी में बनाओ। 3 इंटरसेक्टिंग गोले बनाना। इंटरसेक्टिंग गोले, वेन डायग्राम। एक्चुअली ये 3 का जो इंटरसेक्शन बीच में है, दैट इज योर बायोस्फीयर। सबसे सेंटर वाला पोर्शन इज नोन एज बायोस्फीयर। एक होता है, लिखना मत, बाहर लिखना, लिथोस्फीयर, एक होगा एटमॉस्फेयर, एक होगा हाइड्रोस्फीयर। लिथो का मतलब हो गया पत्थर से बना हुआ सॉलिड पार्ट, एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया दी गैसियस पार्ट, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया दी लिक्विड पार्ट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से जहां पे लाइफ भी है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये 4 पोर्शंस हैं। अब यहां पे देखो इंग्रेडिएंट, तो आलू की सब्जी बनाने में सॉलिड क्या क्या लग रहा है? आलू सॉलिड, सभी कुछ सॉलिड है, तेल छोड़ दो। इसमें कोई गैस तो नहीं छोड़ रहे अपन? अजवाइन जीरा डाल दें तो फिर गैस भी निकल सकती है। हाँ, तड़का उसको वो कर दें, अगर हम ढक दें तो वो वेपराइजेशन से स्मोकिंग हो जाएगी, ठीक कर सकते, शाबाश। इंग्रेडिएंट अगर ज्योग्राफी के पढ़ना है तो रॉक्स पढ़ना है। जब तक तुम्हें उस जगह की रॉक्स के बारे में पता नहीं होगा तो तुम इंग्रेडिएंट्स कैसे लाओगे? पहला। अब उसके अंदर लिक्विड कंपोनेंट कौन सा है? तो वाटर कंपोनेंट है, दैट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज निकलता है रिलीफ से। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या आ गया? रिवर्स आ गई, लेक्स आ गए, वाटरफॉल्स आ गए। टाइप ऑफ वाटर आ गया, अल्कलीन वाटर है हमारे यहाँ। लकीली हमें कोई परेशानी नहीं है, देयर इज नो सलीन लेक, नो अल्कलीन लेक। लेकिन हाँ, हमारे पास थर्मल गीजर जरूर थे। एक तो उधर नॉर्थ में जो डैम बना उसमें डूब गया, गीजर हुआ करता था, एक नेचुरल गीजर था, मतलब पानी था, क्योंकि नर्मदा इज अ रिफ्ट वैली। तो नर्मदा नदी के 18 किलोमीटर नॉर्थ और 18 किलोमीटर साउथ ये वोल्केनिक एक्टिविटी का पीक जोन है। पूरे एरिया में 18 किलोमीटर नॉर्थ और 18 किलोमीटर साउथ, टोटल कितना हो गया? 36-40 किलोमीटर का पट्टा है जिसमें लावा निकला था नीचे से। एक और खासियत इसकी, रिफ्ट वैली की,
लावा जब निकलता है तो कई बार ऐसा होता है कि सडन ठंडा हो गया। हॉट स्पॉट वो पॉइंट होता है जहां से बहुत तेजी से प्रेशर से ऊपर उठ रहा है। अब ये धरती की सतह है, इस धरती की सतह के ऊपर से ये हॉट स्पॉट पास हो रहा है, तो जिस वीक पॉइंट पे निकला उसने वहां पे लावा उज आउट करा दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, पढ़ाऊंगा मैं उसको क्योंकि है हमको। एक वोल्केनिक इरप्शन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव, एक होता है साइलेंट, निकल तो रहा है। तो दोनों तरह के जो होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं। जो बड़ा तेजी से फूटा जैसे वेसुवियस हो गया, क्राकाटोआ हो गया, या अभी जो 2-3 फूटे हैं ओंगा टोंगा हो गया। लेकिन जो आइसलैंड में या हवाई में बह रहे हैं वो लगातार बहते हैं, उन्हें फिशर वोल्केनो कहते हैं। तो रिफ्ट वैली में फिशर वोल्केनो चलता है, बूम भड़ाम भड़ूम नहीं करता। वहां जाओगे तो नो डाउट थोड़ी साउंड आती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक बार एक्सप्लोजन, वो लगातार बहता है। कई बार दिनों तक बहता है, कई बार हफ्तों तक बहता है, कई बार महीनों तक बहता है। तो जब महीनों तक लावा निकलता है तो आसपास के सारे एरिया को कवर करता है। पानी की तरह लिक्विड होता है, फ्लूइड फॉर्म में बहता है वो, और कवर करता है, तो वो प्लेनेशन कर देता है। तो नीचे की जो टोपोग्राफी थी पुरानी वाली उसको ढक देता है। तो 18 किलोमीटर का नॉर्थ का हिस्सा, 18 किलोमीटर का साउथ का हिस्सा रिफ्ट वैली। अब इस रिफ्ट वैली में जब ये सब मलबा बह रहा है, ऊपर आ रहा है, तो जाएगा कहां? तो ये पुराने समय का इस तरह का डिवाइड था। जब भी उठेगा तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लावा बनता जाएगा, तो पहाड़ बनेगा लावा का। तो ये 18 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ नॉर्थ में भी हो सकता है, 18 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ नर्मदा के साउथ में भी हो सकता है। नर्मदा नदी के ऊपर भी इसने डैम्स बना रखे होंगे, तो इन वॉल्केनिक एक्टिविटी के बीच में फ्रेश वाटर लेक्स का डेवलपमेंट हुआ। और चौड़ा था, ये बहुत चौड़ा था, मासिव फील्ड था। अब ये फील्ड नॉर्थ की तरफ जो स्लोप में बहा, तो इसने पूरा मालवा को ढक दिया। कहां तक चला गया? अरे ये तो बिहार तक पहुंचा हुआ है, लावा बिहार तक पहुंचा हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर पहुंचा हुआ है, राजस्थान में पहुंचा हुआ है, गुजरात के अंदर पहुंचा हुआ, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका में, तेलंगाना, इतने बड़े एरिया के अंदर ये वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। वीक पॉइंट्स थे तभी तो निकला, सतह वीक थी तभी ये इरप्शंस हुए। अब इरप्शंस कई करोड़ साल तक हुए, और लगातार नहीं हुए कि करोड़ साल तक हमने नल चालू छोड़ के दिए। चालू है, 100 साल बहा, 50 साल बहा, 10 साल बहा, 15 साल बहा, रुक गया, रुक गया। लाइफ आना चालू हो गई, पेड़ पौधे उगना चालू हो गए, इरोजन होना चालू हो गया। इरोजन होगा तो जो लो लाइंग एरियाज थे उसमें इरोजन होकर डिपॉजिट होना चालू हो गया। सो ऑल्टरनेटिंग लेयर ऑफ इग्नियस followed by sedimentary, followed by igneous, followed by sedimentary, followed by igneous, followed by sedimentary, followed by igneous, followed by, इसे कहते हैं ट्रैप्स। इसे कहते हैं ट्रैप्स। ये माउस ट्रैप नहीं है। सबसे पहले जब हमने पढ़ा था ज्योग्राफी, हमने मास्टर साहब से पूछा भी था कि ट्रैप क्यों बोलते, बोले बोलते तो हमारा कीड़ा है वो कि क्यों बोलते हैं। तो पहले हमने यही समझा कि चलो साउथ में वो वेस्टर्न घाट थे, हमें ये भी नहीं मालूम था कि वेस्टर्न घाट बने ही उससे। हम ये मान रहे कि वेस्टर्न घाट थे, है ना, पहले से थे। एक सेकेंड है ना, सर क्लास ले रहा हूं मैं, थोड़ी देर बाद लगाता हूं आपको, है ना। जी 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 सर। सो कंसेप्ट क्या बोल रहे, हमने क्या सोचा कि ये वाला जो हिस्सा है ये उधर रुक गया, इधर ईस्टर्न घाट ने रोक दिया, उधर अरावलीज ने रोक दिया, इधर विंध्याचल ने रोक दिया, जो पहाड़ों के बीच में लावा भर गया, तो ये ट्रैप लग गए। ऐसा नहीं है, ट्रैप जहां पे भी आएगा ऑल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस होगा। तो सिर्फ डेक्कन ट्रैप नहीं है इंडिया में। मेरे वोल्केनोस के नोट्स में आप पढ़ोगे कि कितनी जगहों पे कितने समय में वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है। अगर आप मेघालय प्लेटो के ईस्टर्न सदर्न हिस्से को देखो, मेघालय प्लेटो का साउथ टुवर्ड्स बांग्लादेश, वहां पे भी अलग तरीके का ट्रैपियन एक्टिविटी हुआ, तो वहां पे भी ट्रैप्स हैं। तो हमें जगह जगह ट्रैप्स मिलते हैं। तो ट्रैप्स किस समय किस लावा से बने, इसलिए उनका नाम यूनिक। तो डेक्कन ट्रैप एक ही समय काल पे हुआ, एक ही एक्टिविटी, एक ही प्रोसेस से हुआ, एक ही जैसा लावा है, तो काले रंग का पत्थर बनता है। तो अल्टरनेटिंग लेयर हो गई। अब जब ये बनता है तो ये कच्चा भुरभुरा होता है, पपड़ी है। जैसे ही आपका वोल्केनो इरप्ट हुआ, लावा अंदर मैग्मा है, सडन ठंडा होता है। ये 1000 डिग्री सेल्सियस रफली बोल रहा हूं, 800 900 1200 तक जा सकता है। 1000 डिग्री सेल्सियस की चीज आई है और आप क्या बम्पल ले गर्मी पड़ रही, 50 डिग्री हो गया है, एसी वेसी सब फेल है इस समय।
और वो 1000 डिग्री नीचे निकला। 1000 और 50 में अंतर कितना है? 950 डिग्री। कितनी तेजी से ठंडा होगा वो। जैसे ही ठंडा होता तो ऊपरी परत सबसे पहले ठंडी होती, क्रम्बल कर जाती है। बिकॉज ठंडी होती है वो सिकुड़ती है, नीचे गर्म है वो तोड़ देता है। लॉ है फिजिक्स का। आप कांच के बर्तन के अंदर, ठंडे कांच के बर्तन, फ्रीजर में कांच का बर्तन रखो और बाहर निकाल के उसमें चाय उबलती भी डाल दो, तड़क जाएगा। क्यों तड़क गया? क्योंकि जो लेयर्स है उनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस था। अंदर गर्म होकर वो एक्सपांड होना चालू हुई, बाहर की ठंडी थी, फाड़। तो ये काम कहां हो रहा है? इसे कहते हैं एक्सफोलिएशन। ये हम बार बार सीखेंगे। नहीं, वो ऐसा वाला एक्सफोलिएशन भी होता है ना। अरे वो बेसन बेसन कुछ लगाते हैं ना चेहरे पर, रगड़ फगड़, वो भी एक्सफोलिएशन कहलाता है। तो दैट इज द सेम थिंग। अब ये क्या कंसेप्ट निकला कि जितना ये पत्थर है ये कच्चा है तो ये जल्दी घिस गया, लेकिन पुराना सैंड स्टोन जो बना था वो कई करोड़ साल में बना था। उसके अंदर सेडिमेंटेशन का पूरा प्रोसेस हुआ था, उसमें सीमेंटिंग बहुत अच्छी हुई थी, तो वो ज्यादा वेदर रेजिस्टेंट है। तो मालवा की टोपोग्राफी में ब्लैक बसाल्ट विद सैंडस्टोन हिल्स मिलता है। और पुरानी समय की अगर कोई हैवी चट्टान थी जो टॉप पे थी, हैवी चट्टान यानी वेदर रेजिस्टेंट, जैसे लेटराइट है, हैवी है यानी ऑलरेडी रेजिस्ट हो चुका है, उसके अंदर मिनरल वगैरह सब निकल चुका है, वो अगर चट्टान है तो वो रेजिस्ट करेगी। या ग्रेनाइट का टॉप है वो रेजिस्ट करेगा, उसके नीचे कुछ भी होगा वो इतनी जल्दी नहीं आएगा बाहर, तो वो दिखेगा या सैंडस्टोन दिखेगा। प्लेन्स के अंदर खेती आपको भले ही काली मिट्टी दिख जाए, खासतौर पर नॉर्थ में पहाड़ी आपको लाल मिट्टी की दिखेगी या लाल रंग की चट्टान की दिखेगी। रीजन क्या है? लावा का फ्लो उस तरफ है, ड्रेनेज उस तरफ है। फ्लड आया, फ्लड ने पानी लेकर उधर गया। 3 स्टेजेस बताई प्लेटोस की। इधर से पानी बहना चालू हुआ, नदी तो अब बन रही है ना। नदी कौन सी नदी है? ये माइनर क्रैक्स एंड फॉल्ट्स है। अब वेस्टर्न एमपी की सारी नदियों का अगर आप ऑब्जर्व करोगे करना मैप पर, दे आर पैरेलल। माही नॉर्थवर्ड जा रही है, चंबल नॉर्थवर्ड जा रही है, शिप्रा ऐसी जाएगी, काली सिंध ऐसी जाएगी, पार्वती ऐसी जाएगी, फिर बेतवा थोड़ी सी टिल्ट होगी, फिर ऐसी सारी टिल्ट इधर हो गई। तो ये वाला हिस्सा जो भोपाल विदिशा से लेकर शिवपुरी तक का बेल्ट है, इसकी सारी नदियां इसके वेस्ट में सारी सीधी हैं। मतलब क्या था? इसका टिल्ट ऐसा था, ऐसा। ये फिंगर्स है, इन फिंगर्स के बीच की वैलीज है, इन वैलीज में वो नदियां बह रही हैं। ऑब्जर्व करो, अगर ये वाली है छोटी है, यहां से माही भाई इधर चढ़ गई, यहां से चंबल चली सीधी जा रही है, आगे जाके फिर मुकुंदर आ गया, उसने मोड़ दिया। तो पहाड़ नदी को मोड़ता है, पहाड़ नदी को मोड़ता है, एलिवेशन दूसरा काम करता है। तो ये पूरी जो एक्टिविटीज हमारी चल रही है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या मिला? रॉक्स। तो पहला कंपोजिशन क्या है? 3 तरीके की चट्टान, 3 चट्टान है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ये मुझे पढ़ाना है। कैसे बनती है, कहां बनती है, कब बनती है, ये मुझे पढ़ाना है। ये बेसिक है आपके लिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इग्नियस मेटामॉर्फिक या मेटामॉर्फिक अगर बोलूं तो बनती कहां है, जब तक आप ये नहीं समझोगे ये आंसर मेंस का आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी एक छोटे स्थान का अगर उसने 7 नंबर में उठा के पूछ लिया, 90% प्लस जनता नहीं लिखेगी आंसर। आता नहीं है, मटेरियल नहीं है। जो नोट्स मैंने दिए हैं, अगर पढ़ाई छोड़ दो तो फाड़ के फेंक देना, किसी दूसरे को मत देना, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। कितनी सारी किताबें रख के देख लो, ये कंटेंट तुम्हें नहीं मिलेगा जो मेरी मेहनत है। पिछले 2017 से मेहनत है, क्योंकि 17 के पहले तो नॉर्मली पढ़ाते, 17 के अंदर ट्रेंड समझ में आना चालू हो गया, देव कौन अलग। 16 तक का ट्रेंड बहुत था, 16 का कट ऑफ भी देखो उस टाइम पर कितना खतरनाक था। 17 के अंदर से समझ में आ गया था कि हाँ, वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो वहां से ये मेरी मेहनत है, जो अभी मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में मेरा ऊपर वाले कर्म से दिस इज द बेस्ट वर्क। लास्ट 2024 के अंदर इसको फाइनलाइज कर दिया था, क्योंकि आपका एमपी के अंदर ये पार्ट आ गया था, इसलिए फाइनलाइज उस तरह से होता। उसके पहले ये फाइनलाइज नहीं था। अभी भी मेरे हिसाब से ये मेंस का आंसर है। तो पहली चीज मुझे क्या सिखानी है? इंग्रेडिएंट, रॉक्स। रॉक्स, अब इंग्रेडिएंट एक साथ नहीं डलते। जब खाना पकाते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं, तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले आलू डालेंगे? नहीं, सबसे पहले हरा धनिया डालेंगे हम। तेल डालोगे? क्यों तेल डालेंगे सबसे पहले? प्रोसेस हुआ ना, तेल डालोगे, बघार लगाओगे, उसके बाद फिर लास्ट में आलू डालोगे, फिर लास्ट में एंड में उसको ढक ढुका के एंड देन कोथिमीर डालोगे, हरा मिर्चा, कोथिमीर, व्हाटएवर, गार्निशिंग। इसी तरीके से ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस आर डिपेंडेंट ऑन टाइम पीरियड। मुझे आपको ब्रीफ में टाइम पीरियड बताना है। रॉक एंड टाइम पीरियड।
किस टाइम पीरियड पे रॉक बनी है, ये दिमाग में आ गया तो तुम नीचे से लेयर बनाना चालू कर दोगे। फिर प्रोसेसेस हैं, तो फोर्सेस मुझे आपको पढ़ाना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अब आपको बेन्स में नहीं है, इसलिए आई वोंट बी गोइंग दैट डीप। आप बोलोगे कि नोट्स दे दो तो मैं नोट्स दे दूंगा, डिजिटल नोट्स तो आपको दे ही दूंगा मैं, मेरे पास जो होंगे प्रिंटेड पुराने वाले, प्रिंट नहीं करके दूंगा, ठीक है। तो वो क्योंकि है नहीं, आपको आपके पास रह सकता है, इसका मैं आपको ऑनलाइन नहीं दूंगा। और क्या, तो वो काम पहले करना है, तो आपका लेआउट बन जाएगा। लेआउट बनेगा तो फिर आपको अगला पार्ट जो मैंने आपको सिखाया था, क्रेटॉन। क्रेटॉन बहुत बड़ा है और उसके अंदर मेजर फॉल्ट है, लेकिन इन्हीं बड़ी जगहों पे भी तो माइनर क्रैक्स और फॉल्ट्स हो सकते हैं। ऊपर क्रेटॉन के ऊपर भी चट्टान टूट सकती है, तो वो क्रैक्स को समझना, उस फॉल्ट को समझना, उसके वार्पिंग को समझना है। आप जैसे ही ये फोर्सेस समझना चालू करोगे कि एक्शन किधर हो रहा है, उसका रिएक्शन कितना हो रहा है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी में रिलीफ क्यों बना। रिलीफ का मतलब होता है ऊंचे और नीचे का लेआउट, ढाल। जैसे ही आपको समझोगे, आपको ड्रेनेज मिल गया कि नदी उधर बहेगी। फिर नदी के ड्रेनेज का टाइप कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरी वीडियो है, मैं या तो वो ढूंढ के वो वीडियो डाल दूंगा आपको कि कंसिक्वेंट किसे बोलते हैं, सब्सिक्वेंट किसे बोलते हैं, ऑब्सिक्वेंट किसे बोलते हैं। नदियों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। फिर रिवर कैप्चर क्या होता है, या एक्सीडेंटल रिवर कौन सी होती है। एक्सीडेंट के तौर पर रिवर सोन इज एन एक्सीडेंटल। सोन की वैली को अगर देखोगे तो वो नहीं लगता कि सोन ने बनाई है। सोन की रिवर वैली को अगर ट्रेस करो ना, आज घर जाके ट्रेस करना, फिजिकल मैप के ऊपर देखना, गूगल मैप पे देख लेना, सोन वैली को पीछे ट्रेस करोगे, सोन साउथ से आके मिलती है और राइट टर्न लेती है। वो नदी दूसरी है जो जबलपुर के पास से निकलती है। जबलपुर हवेली एक ऐसा जोन है जो अमरकंटक जैसा है, गोल। वहां पे अलग अलग जगह की ड्रेनेज है। मां करना, सिर्फ एक अमरकंटक नहीं है रेडियल ड्रेनेज वाला। ड्रेनेज मतलब एक पॉइंट से इधर भी नदी जा रही है, इधर भी नदी जा रही है, इधर भी जा रही है। जैसे यहाँ का मैंने एमपी का एग्जांपल लिया अभी आपको, इंदौर का, कि उस पॉइंट के नीचे कनाड़ निकलती है, लेकिन उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पूरा ट्रिब्यूटरी है हमारा गंगा का। तो ये बेसिन वाटर डिवाइड बोलते हैं। लेकिन अगर वो वाटर डिवाइड गोल हो जाता है और 3-4 जगह से 3-4 नदियां निकलती हैं उसकी, उसे हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं। तो अमरकंटक उसको कहते हैं, वहां 3 नदियां निकलती हैं एक ही जगह से। नर्मदा भी वहीं से निकलती है, सोन भी वहीं से निकलती है, जोहिल्ला भी वहीं से निकलती है, और जोहिल्ला आगे जाके सोन की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, सोन में मिल जाती है। सो ये कंसेप्ट समझना। फिर उधर साउथ में जैसे जाएंगे हम, तो पुरानी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज अब तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो दूसरी नदी की ट्रिब्यूटरी बन चुकी है। वाटर डिवाइड शिफ्ट हो गया। लैंड है, जमीन है, जैसे आटा होता है ना, आटे को यूं बनाया, बीच में पानी भर के फिर गूंदते हैं। तो आज खेल करना, आटा गूंदना जाके, मम्मी बोलेगी, बोले आज इसको क्या हो गया, मेरी बेटी को मैंने लाड करी, बेटा तू क्यों बना दी, बोले सर ने बोला है ना। ऐसे पहाड़ बनाना, अलग अलग बीच में अलग अलग जगह पानी भरना, बीच में एक लाइन खींच देना, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएगा। दैट इज वाटर डिवाइड अगर हट गया तो उधर का ड्रेनेज इधर शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ड्रेनेज, उसे रिवर कैप्चर बोलते हैं। तो साउथ के अंदर नर्मदा की पुरानी ट्रिब्यूटरीज को कैप्चर किया साउथ फ्लोइंग रिवर्स ने। ढाल उधर हो गया साउथ की तरफ, जो ढाल पहले नॉर्थ की तरफ था अब वो कन्वर्ट हो गया साउथ की तरफ। कैसे होगा, इतना सा पहाड़ है, इसमें से ये हट गया, इधर से इधर बहने लग गया। दैट्स इट। मलबा आके गिर गया, अब वो वहां डैम बना, डैम ने इधर तोड़ दिया, इधर से बहने लग गया। आराम से होता है काम, ऊपर वाली की मर्जी, जहां जिसको पानी देना दे देगा। तो ये काम मेरा अगले हफ्ते का है। ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्लेन पेपर आपके पास होने चाहिए, नोट्स आपके पास एमपी के होने चाहिए। जब मैंने आपको पढ़ाया इग्नियस रॉक्स, तो इग्नियस में मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आर्कियन। आर्कियन ग्रुप के अंदर इग्नियस और इग्नियस मेटामॉर्फिक मेन है। तो आपको एमपी के मैप के अंदर प्लॉट करना रहेगा किस फिजिकल डिवीजन के अंदर आर्कियन मिलता है। मिलना तो सब जगह है, आर्कियन हर जगह है नीचे धरती के अंदर, सतह के पास में बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम हमारी बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट किसका है, ये इस बायोस्फीयर का है। तो मुझे किसकी जरूरत है, कहां मैं रह रहा हूं, मेरी धरती के नीचे क्या है, मेरे पैरों के नीचे क्या है। तो आर्कियन चट्टान, फिर उस चट्टान की मुझे क्वालिटीज चाहिए, उस चट्टान से जुड़ा हुआ मिनरल चाहिए, उस चट्टान से जुड़ी हुई सॉइल चाहिए। ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई, ये इंग्रेडिएंट पार्ट है। और इसी से मेरी ज्योग्राफिकल इकोनॉमी मिलती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी निकलेगी। खेती उसी से होगी, मिनरल एक्टिविटी उसी से होगी। अगर कोई दलदली इलाका है तो रोड कैसे बनाऊंगा, काली मिट्टी के अंदर रोड कैसे बनाऊंगा, तो मेरा ट्रांसपोर्ट भी इसी से आएगा।
फॉर एग्जाम्पल इंदौर से खंडवा तक की लाइन अभी तक चालू नहीं हुई है, ब्रॉड गेज नहीं है। अगर इंदौर से जाना है आपको गुजरात की तरफ तो मैक्सिमम आप क्या करोगे, इंदौर से देवास जाओगे, देवास से उज्जैन जाओगे, उज्जैन से फिर रतलाम जाओगे, रतलाम से फिर आप शिफ्ट करो। क्यों? आप प्लेटू में नीचे उतरे, त्रिस्तरीय प्लेटू। इंदौर यहाँ है, खंडवा यहाँ है, पहाड़ पर है इंदौर, प्लेटो के ऊपर है खंडवा, नर्मदा क्रॉस करने के बाद नर्मदा वैली में है। तो ये यूं अगर डालूंगा तो उधर से चढ़ने में ट्रेन जो वो हो जाएगी। तो छोटी लाइन चला करती थी होलकर्स के जमाने की, होलकर्स की रेलवे लाइन थी, ब्रिटिश पीरियड में थी, टू कैरी कॉटन। उन्होंने इसके लिए ही डाली कि जनता की सेवा के लिए, उनका एक सेल्फिश एजेंडा था, उनको कॉटन चाहिए था। खंडवा, खंडवा से बाद बॉम्बे। तो खंडवा गढ़ था, खंडवा और खरगोन ये गढ़ हुआ करते थे कॉटन के। यहाँ जिनिंग होती थी, कॉटन का बहुत बड़ा काम होता था। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उतना मैकेनाइजेशन नहीं हुआ। अगर हमारे यहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता तो उन शहरों के अंदर आज भी मिल्स बहुत होती, खत्म हो गया। रियली पुराने जो जिनिंग के मालिक हुआ करते थे, खत्म सारा खेल। ऐसे ही ये जो रेलवे नेटवर्क अंग्रेजों का था, इसने भी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में सेंट्रल इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बिकॉज वी वेर इन द सेंटर, वी वेर डायरेक्टली कनेक्टेड विद चेन्नई, वी वेर डायरेक्ट मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। कलकत्ता एंड बॉम्बे वेर पावर हब्स, और दोनों की पॉलिटिक्स का सेंटर मीटिंग पॉइंट था। तो सेंट्रल इंडिया, नागपुर वाला बेल्ट या जबलपुर महाकौशल वाला बेल्ट, ये वो गढ़ है जिसने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में जो भी हो रहा है उसके पहले काम शुरू कर दिया। अगर स्प्लिट की बात करें, सूरत स्प्लिट, तो पहले झगड़ा हमारे यहाँ शुरू हुआ था। अगर रिकंसिलिएशन की बात करें तो पहले हमारे यहाँ रिकंसिलिएशन हुआ है। तो ये हम एमपी की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कंसेप्ट समझ के चलना, फॉलो करना। तो मैप में मैपिंग करना है सारे पहाड़ों की। जब मैं आपको बोलूंगा मैप में बना हुआ, आप मैप में से बना सकते हैं, इट्स नॉट एक्यूरेट, ये भी याद रखिएगा, इट इज नॉट एक्यूरेट। तो पढ़ना है आपको कि इसमें आर्कियन शब्द कहां मिला, इसलिए आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जस्ट गो थ्रू इट। रटना कुछ नहीं है अभी, जस्ट गो थ्रू इट, डोंट अंडरलाइन इट। शुरुआत में अंडरलाइन भी नहीं करना, अभी हाईलाइट भी नहीं करना, जस्ट गो थ्रू इट ट्वाइस, थ्राइस एंड समथिंग। चलो